मौलाना साहब का स्टेटमेंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो एक तो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं इस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट ने जनरल फैज़ के हवाले से जो कार्रवाई की। कहते हैं अगर इदारे का दाखिली मामलात को संजीदा ले रहा है इदारा, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब वो इस काबिल हो गए कि वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो तहरीक चलाएंगे अब वो इनफरादी होगी। बहुत से लोगों की नज़र थी कि मौलाना साहब क्या पीटीआई का साथ देंगे। आप ये महसूस कर रहे हैं पीटीआई में कि जैसे जैसे हालात आप लोगों के लिए ख़राब हो रहे हैं, अपोजिशन इत्तेहाद में आप तन्हा होते जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब कोमल, पहले तो ये बताएं कि हमारे लिए हालात अच्छे कब थे? मतलब मजीद खराब हो रहे हैं, मुझे ये कहना चाहिए। खराबी तो और अब तो बहुत खतरनाक हो गए। इससे ज़्यादा और क्या बुरे होंगे जो कुछ हो चुके हैं। हमारे लोग उठाए गए, जुल्म तशद्दुद किया गया, किंग्स पार्टियां बनाई गई, इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, बल्ले का निशान छीन लिया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बावजूद हमें अभी तक मखसूस नशिस्तें नहीं मिली। 180 से ज़्यादा सीटें जीत के हम बैठे हुए हैं। हमारे इवन ट्रिब्यूनल में केसेस नहीं चलने दिए जा रहे। ट्रिब्यूनल के केसेस के हवाले से भी इन्होंने एक नया पहले ऑर्डिनेंस लाया, फिर कानून बना दिया कि जी हम रिटायर्ड जजेस लगाएंगे। और वो इलेक्शन कमीशन जो कि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है, जो कुछ वो कर रहा है वो सब आपके सामने। सर लेकिन पार्टी के बानी जब ये कहें और इस खदशे का इजहार करें कि अब मुझे लगता है मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बना के मिलिट्री ट्रायल की तरफ, तो ये हमें लगता है कि एक एक्सट्रीम इमरजेंसी सिचुएशन जो क्रिएट हो सकती है। देखिए, दो बातें, 218 मुकदमात बनाए इन्होंने, 218 मुकदमात। आज तमाम मुकदमात में ऑलमोस्ट सिवाय एक आध के या वो बरी हो चुके हैं या उनमें जमानतें हो चुकी हैं। और किसी एक केस में भी कोई जब जुडिशल स्क्रूटनी हुई, कोई सब्सटेंशियल एविडेंस हमारे खिलाफ नहीं थी। तो लिहाजा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इससे बदतरीन और क्या होगी। अब जनरल फैज़ के हवाले से जो बातें हैं ना, उसकी दो बातें मैं कहूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अच्छी बात है कि एक वाकई इन गुड फेथ एहतसाब का आगाज़ किया है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ मैं दो बातें रखना चाहता हूँ। वो ये है कि दो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। एक एडमिटेड फैक्ट ये है कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ सियासत में मुलव्वस थे। अब देखें ना, इसके अंदर तो दो बातें हैं ना। एक है टॉप सिटी वाला केस, उसके अंदर तो हमारा या किसी का कोई लेना देना नहीं है। अगर वो करप्शन में मुलव्वस थे तो आपका कार्रवाई करें। एक लफ्ज़ लिखा गया है पोस्ट रिटायरमेंट इशू। पोस्ट रिटायरमेंट इशू तो कोई होता नहीं है। असल बात तो यह है कि जब आप यूनिफॉर्म पर्सन हैं, आपके पास अख्तियार होता है, आप उस वक्त अपनी पोजीशन मिस यूज़ करते हैं। अपनी पोजीशन मिसयूज़ करने के हवाले से दो फैसले हैं एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। एक है ख्वाजा आसिफ की अपनी स्टेटमेंट, जिसको कहते हैं ना एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। उन्होंने कहा है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा ने अप्रैल 2019 में, जब हमारी 7 महीने की हुकूमत थी, कहा गया कि पहले आप पंजाब गवर्नमेंट ले लो और फिर फेडरल गवर्नमेंट ले लो। ठीक है, ये 3 दफ़ा उन्होंने इस बात को एडमिट किया है। दूसरा एडमिशन है मौलाना फजल रहमान का कि जनाब ये जो 2022 में हमने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, उसके अंदर हमारी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे या उनकी आशीर्वाद से हमने ये चेंज किया। लिहाजा एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। इसके अंदर अगर इनको शामिल करते हैं तो फिर जनरल बाजवा साहब वो किधर हैं? पहली बात ये मैं इनसे जरूर पूछूंगी। दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये है कि असगर खान केस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जजमेंट दी, जिसके अंदर ये इस्टेब्लिश हो चुका है कि नवाज शरीफ और बाकी लीडरान कराम को इस्टेब्लिशमेंट ने पैसे दिए और वो पैसे की सियासत में इन्वॉल्व रहे और किस तरह कौन कौन लोग मुलव्वस थे। उस जजमेंट के अंदर लिखा हुआ है, जो जजमेंट आज तक फील्ड में है, यानी 10 साल से ज़ायद अरसा, 12 साल हो गए हैं उस फैसले को। तो उस फैसले के बाद आज तक उसके ऊपर क्यों कोई एक्शन नहीं हुआ? लिहाजा अगर आप लॉयल और सिंसियर हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इन मामलात पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो सबसे पहले उनको आप ठीक है। अब आप जब नहीं आए थे तो डॉक्टर साहब ने बात की कि कोई अहद करने से पहले अपनी गलतियां भी बहुत से लोगों को तस्लीम करनी होंगी।